नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट चैट अध्ययन। आज हम देखेंगे राजा निर्बंसिया कहानी जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखित है। इससे पहले हमने कानों में कंगना कहानी देखी थी और आज हम राजा निर्बंसिया यह कहानी नेट सेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम तथा अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी दृष्टिकोण से आज हम राजा निर्बंसिया यह कहानी पढ़ेंगे। कमलेश्वर द्वारा लिखित है। तो प्रारंभ करते हैं कहानी पढ़ना। कहानी पढ़ाना प्रारंभ करने से पूर्व बताना चाहते हैं कि हम सब लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं और लाइन बाय लाइन अध्ययन करने के लिए, निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो और कमेंट भी कीजिए। प्रारंभ करते हैं। एक राजा निर्बंसिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। यानी यहाँ पर एक कहानी में दो कहानियाँ साथ साथ चलती है। जो राजा निर्बंसिया की जो कहानी है वह कहानी माँ सुनाया करती है और लेखक जो है आधुनिक यानी वर्तमान के जो निर्बंसिया है वह जगपति उसकी कहानी सुनाते थे। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। यानी माँ जो है कहानी सुनाया करती थी राजा निर्बंसिया की और एक 4-5 बच्चे जो है ऐसे वर्तुलाकार बैठते थे, बीच में ये गौरे होते थे। जैसे ही कहानी समाप्त होती थी ये बच्चे इस गौरव पर फूल चढ़ाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिसमें से ऊपर वाली के बिंदिया यानी कितनी गौरें रखी जाती थी। आजकल ऐसे ही प्रश्न बन रहा है। आटे का सुंदर सा चौक यानी चौक किसका था? आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें यानी कितनी गौरें? 6 गौरें। याद रखना, 6 गौरें, 5 गौरें नहीं, 6 गौरें रखी जाती, जिसमें से ऊपर वाली की बिंदी यानी जो 6 गौरें रखी जाती थी, 6 गौरें एक के ऊपर एक, जो 6 गौरें रखी जाती थी एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6, और सबसे ऊपर वाली जो है यहाँ पर इसको बिंदी वो लगाई जाती थी। बिंदी और सिंदूर यानी जो 6 गौरें रखे जाते थे उसमें से कौन से गौरे को बिंदी और सिंदूर लगाया जाता था, तो सबसे ऊपर वाली को लगाया जाता था। याद रखना, पूछा जा सकता है। बाकी 5 नीचे दबी दबी पूजा ग्रहण करती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाती। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। यानी सभी बच्चों जो है कब कहानी समाप्त हो जाए और कब हम उस गौरे पर फूल चढ़ाए, ऐसे वह एक उत्सुकता मन में बनी रही। याद रखना, 6 गौरे और सबसे ऊपर वाली को बिंदी और सिंदूर लगाया जाता था। बिंदिया और सिंदूर सबसे ऊपर वाली को याद रखना। एक राजा निर्बंसिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज्य में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग यानी एक राजा निर्बंसिया थे, महाकहानी सुना रही है राजा निर्बंसिया की, और उनके राजकाज में सभी खुशहाली थे। सब वर्ण के यानी सब वर्ण के लोग जो थे उनके राज्य में रहते थे, अपना अपना कामकाज देखते थे, कोई दुखी नहीं नहीं दिखाई पड़ता था, यानी सब खुशहाली से। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते, यानी जो भी राजकाज है वह भी देखते थे और देखने के बाद रानी के महल में जाके रहते थे। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा, यानी लेखक के सामने कौन से? लेखक के सामने उनके मन का, ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दांत काटी मतलब बचपन की। दोनों मिडिल क्लास में पढ़ने जाते थे। दोनों मिडिल क्लास में पढ़ने जाते थे, एक से घर के थे, यानी एक ही स्थिति थी परिवार की, इसलिए बराबरी की निपटी थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया। यानी लेखक जो है मैट्रिक पास किए, यानी 10वीं एसएससी यानी 10वीं जो है पास किया, और 10वीं पास करने के बाद वह एक स्कूल में नौकर हो गया। जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहिम, यानी जगपति कस्बा ही था, उसका गांव था, उसी के वकील के यहाँ एक मुहिम हो गए, हिसाब किताब देखने वाले। जिस साल जगपति मुहिम हुआ
उसी वर्ष वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। यानी जिस वर्ष वह मुहिम के लिए ज्वाइन हुआ, उसी वर्ष उसके पास की गांव की एक लड़की से शादी हो गई। पर ऐसी हुई, लोगों ने तमाशा बना बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था, यानी ऐसी शादी हुई और शादी होने के बाद लोगों ने कुछ जो भी तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों ने, यानी जो लड़की वाले होते हैं, उन्होंने एक विश्वास था कि शादी के बाद लड़की विदा नहीं होगी, यानी शादी के बाद लड़की जो है विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और सातवीं भावर तब पड़ेगी, तब पहली विदा ही शायद होगी। यानी क्या होगा, लड़की वाले क्या कह रहे थे, जब शादी होगी और शादी होने के बाद सातवीं भावर तब पड़ेगी, जब तब पहली विदाई होगी, तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, यानी जगपति की जो पत्नी थी चंदा, वह कुछ थोड़ी लिखी पढ़ी लिखी थी। पर घर की लीक को कौन मेड़े, बारात बिना बहू के वापस आ गई। यानी बारात जो है, जो भी रीति रिवाज थे वो थे, बारात कौन तोड़े, नियम जो है कौन तोड़े, वह बारात जो है बिना दुल्हन के वापस आ गई। और लड़की वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी। यानी लड़के वालों ने जो है तय कर लिया, अब जगपति की शादी कहीं और करेंगे, चाहे कानी कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। यानी चाहे दूसरी लड़की कानी हो, विकलांग हो, लूली हो, कैसी हो, उससे शादी करेंगे, लेकिन जो पहली शादी हुई है वह अब घर नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। यानी जब भी एक साल होने को आया था, तब वह लड़की वालों ने जगपति के परिवार वालों से माफ़ी मांगी और लड़की को विदा कर लिया। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया, यानी जगपति अब खुश हो गया, जैसे सब कुछ मिल गया वैसे। और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। यानी जगपति की माँ ने बलाइयाँ ली, एक खुशी की सांस ली और बहू आई है यह कहकर सभी चाबियाँ, सभी कारोबार जो है वह बहू के हाथ में दे दिया। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया, यानी गृहस्थी का जो भी ढंग है वह समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी, उन्होंने आराम की सांस ली। यानी जगपति की माँ एक सोच ही रही थी कि कब बहू आएगी, कब बहू आएगी, और एक दिन आ गई, मानो एक मनोकामना जो है पूरी हो गई। पूजा पाठ में समय कटने लगा, दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी। यानी पूजा, अभी जगपति की माँ जो है घर में बहू है, कामकाज करने के लिए, खाना बनाने के लिए एक पूजा पाठ में समय व्यतीत करने लगी। इतना नहीं, दोपहरिया कहीं, यानी दोपहर में कहीं दूसरे घर में, घर आंगन में बीतने लगा, यानी कहीं पर जाने लगी। पर सांस का रोग था, यानी सांस बीमार थी। 1901 दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था। यानी एक बीमार थी और बीमारी में ही अंतिम सांस गिनते हुए अपने बहू को, चंदा को पास बुलाकर कुछ समझा दिया था। बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है, यानी जगपति एक बड़े लाड़ प्यार से पला हुआ है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे, तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। यानी जगपति की माँ क्या कहती है कि जब तुम्हारे ससुर जो है, यानी जगपति के पिताजी का देहांत हो गया, तब से मैंने छोटे छोटे उसके हट थे, लाड़ थे, प्यार थे, वह सब कुछ मैंने पूरा करते आई हूँ। अब तुम ध्यान रखना, यानी आप जगपति का ध्यान तुम रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, यानी रुककर कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। यानी जगपति कुछ लायक हुआ है, मतलब कुछ कमाने लगा है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, तो रिश्तेदारों की आंखों में कुछ जलने लगा है। यानी करकने लगा है मतलब जल रहे हैं। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया। यानी वो क्या कहती कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमारे साथ विदा नहीं किया, बाद में विदा किया, भेजा, तो उससे मेरे जो दुश्मन थे, यानी याद रखना, जगपति माँ के दुश्मन कौन है, देवर और जेठ, देवर और जेठो। जेठ का मतलब होता है कि पति का छोटा भाई देवर और पति का बड़ा भाई जेठ। जेठो मतलब अनेक, एक दो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक तो नहीं, एक होता तो जेठ शब्द दिया होता, जेठो का मतलब दो से अधिक, कम से कम दो। तो जेठो को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब बिना विदा कराना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। यानी जगपति का विवाह हो गया, उन लोगों की छाती पर सांप लौटने लगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा जलने लगे।
सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। आप बेटा इस घर की लाज तुम्हारी है, यानी आप अपनी बहू को समझा रही कि आप इस घर की लाज जो है तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई। यानी जगपति की आ, देखभाल जो है अपने बहू चंदा को सौंप कर हमेशा के लिए इस जग से विदा हो गई, मतलब वह मृत्यु हो गई उसकी। एक अरमान उसके साथ ही चला गया, यानी एक अरमान था उसके साथ ही चला गया, एक सपना कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतज़ार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई। यानी जगपति की संतान यानी जगपति का पोता या पोती हो और वह उसकी माँ खिलाना चाहती थी अपने गोद में, लेकिन 4 साल इंतज़ार किया, हुआ नहीं और अंतिमतः वह मृत्यु हो गई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। यानी अब चंदा भी घर में अकेली है, वह भी पूरा उसको भी अकेलापन ये कर रहा था। घर की सब कुंडलियों की खनक उसके कानों में कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। घर दरवाजे की चमराहट पहचान बन गई थी, यानी जो भी दरवाजे की चमराहट है, आवाज़ है, वो सब कुछ वह पहचान रही थी। एक रोज़ राजा आखेट को गए, यानी फिर से वो माँ सुनाया करती थी, यह कहानी यहाँ से प्रारंभ फिर से वो है। एक रोज़ राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे, राजा जो है एक दिन आखेट को मतलब क्या है, शिकार को गए थे। तो 7वें रोज़ ज़रूर महल में लौट आते, यानी राजा जब भी शिकार पर जाते थे तो 7वें दिन लौट कर आते थे। पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। यानी एक बार राजा आखेट को जाते थे, शिकार को जाते थे, शिकार को जाने के बाद 7वें दिन जो है राजा महल में वापस आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 7वां दिन बीत गया लेकिन राजा जो है नहीं लौटे महल में। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली, यानी रानी को चिंता हो गई, चिंता हो रही है कि मेरा पति राजा जो है, मेरा पति वह 7 दिन हुए फिर भी वह लौटा नहीं है, एक उसको चिंता हो रही है। उस ज़माने में आज के जैसा मोबाइल नहीं था, तुरंत निकाला मोबाइल, कॉल किया, हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलो जानू, हाँ जानू मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ऐसा बताने के लिए मोबाइल तो नहीं था, तो इसलिए वह संदेश नहीं पहुँचा पाया होगा राजा। और इसी बीच जगपति को, यानी इतने में क्या हुआ, ये हुआ उस पौराणिक कहानी और भी वर्तमान कहानी। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा, यानी इसी समय में जगपति को एक रिश्तेदार की शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते भाई दयाराम की शादी थी, यानी दूर के रिश्ते का एक भाई था, उसका नाम क्या है, दयाराम, इसकी शादी थी। कहा गया था कि 10वें दिन ज़रूर वापस आ जाएगा, यानी जाते हुए क्या कहा गया था वह, तो 10वें दिन, मैं 10वें दिन जो है वापस आऊँगा, चंदा को कह कर गया था। पर छठे दिन ही खबर मिल गई, यानी 10वें दिन वापस आऊँगा कह कर गया, लेकिन छठवें दिन ही खबर मिल गई। क्या, बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया, यानी बारात जब लौटने लगी, किसके, यानी याद रखना जगपति किसके शादी में गया था, तो दयाराम के शादी में गया था। दयाराम जगपति का कौन है, तो दूर के रिश्ते का भाई है, याद रखना। तो वह जैसे ही बारात लौटी तो उसी दिन घर में दयाराम के घर में डाका पड़ा, मतलब चोरी हुई। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है, यानी किसी मुखबिर ने, यानी मुखबिर मतलब किसी जान पहचान के लोगों ने ही बता दिया था चोरों को या डाकुओं को कि लड़की वालों ने बहुत सारा दहेज सोना चांदी दिया है। आखिरी पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे, यानी घर आए मेहमान जो है लगभग विदा हो चुके थे, गए थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, यानी दूसरे रोज जगपति भी निकलने वाला था। पर उसी रात डाका पड़ा, यानी उसी रात क्या हुआ, डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है, यानी जगपति एक जवान आदमी था, भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिन्नी बंद गई। पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियाँ उठा ली, यानी डाकू के पास बंदूक है और इनके पास लाठियाँ है और वे लाठियाँ उठाकर उस पर हमला करने के लिए गए। अभी डाकू के पास बंदूक है तो वो दूर से भी गोली मार सकते हैं, लेकिन
और लाठी वाले मार सकते क्या? नहीं। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, यानी गोलियां मार रहे थे वह डाकू, और बाहर का दरवाजा टूट गया था। पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। यानी जो वो क्या कहते हैं, जगपति क्या कहता है कि ये हवाई बंदूकों के सामने वो जो तेल पिलाई हुई लाठियाँ है, वह लाठियाँ बंदूकें जो है इन तेल पिलाई हुई लाठियों का सामना नहीं कर पाएंगी जवानों, आगे बढ़ो, ऐसा कहने लगा। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे, यानी दरवाजे है टूटते रहे गोलियों से, और अंत में एक गोली जगपति की जांग को पार करती निकल गई। यानी इतने में क्या हुआ, एक गोली आई और एक गोली बंदूक से आई और जगपति के जांग को पार करती हुई निकल गई। दूसरी उसकी जांग के कुल्ले में समा गई, यानी दूसरी जो है जांग के कुल्ले में समा गई और एक जो है छूकर निकल गई। चंदा रोती रोती कलपती और मनोतिया मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। यानी जब वो चंदा को बात पता चली और वह जब अस्पताल में था, चंदा जब गई, दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। यानी दयाराम को एक मामूली सी चोट आई थी, उसको छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। यानी चंदा को मरीजों का देखभाल करने के लिए वहीं पे रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। यानी कस्बे का जो अस्पताल था, उस अस्पताल से दयाराम का गांव कितना कोस पड़ता था? 4 कोस पड़ता था, याद रखना, 4 कोस। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की ज़रूरत होगी पहुंचा जाते। यानी दूसरे तीसरे दिन दयाराम के गांव से जो है लोग आते जाते थे, कोई ज़रूरत के सामान हो तो ला कर देते थे। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। यानी धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना जो है छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। यानी 1-2 दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। यानी कस्बे का गांव का ग्रामीण गांव का अस्पताल था, कंपाउंडर ही वहां पर मरीजों की देखभाल करता था। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। यानी बड़ा डॉक्टर क्या है, एक वह केवल नाम के लिए था या कस्बे के बड़े लोगों के लिए था। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। यानी छोटे लोग, जो गरीब लोग थे, उनके लिए कंपाउंडर साहब ही एक ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। यानी सब काम यही करते थे कंपाउंडर साहब। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। यानी कस्बे के अस्पताल में कितनी खाटें थी? तो केवल 6-7 खाटें थी, याद रखना। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। यानी मरीजों के कमरे से लगकर दवा बनाने का या दवाई का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था। यानी उसी कुर्सी पर कभी कभार आकर बड़ा डॉक्टर जो है बोलता था। ये यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारा विश्लेषण कर सकते हैं, हम प्रासंगिकता बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा डॉक्टर केवल बड़े आदमियों के लिए था। इस बात पर भी बहुत ज़्यादा विश्लेषण हो सकता है। कुर्सी पर डॉक्टर कभी कभार बैठता था, इस पर भी। नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। यानी बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। बच्चन सिंह किसका नाम है? कंपाउंडर का है। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक हाथ लोग। यानी अस्पताल में कौन आते थे? जो फौजीदार के शहीद आते थे। यानी फौजीदारी में, यानी जो आर्मी में है, उसके रिश्तेदार आते थे, या गिरा हुआ हाथ पैर तोड़ा हुआ, गिर कर हाथ पैर टूट जाता था, ये एक हाथ लोग आता था। छठे छः माह से कोई औरत दिख गई तो दिख गई। यानी एक 5-6 महीने में कोई एक औरत दिख गई तो दिख गई। उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। यानी ये कभी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है। छठे 6 माह से कोई औरत दिख गई तो दिख गई। जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमारी पड़ती तो घर वाले
हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिली। ये पूछा हुआ है परीक्षा में, याद रखना, ये आया हुआ है। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। यानी उस दिन क्या हुआ, जगपति जो बच्चन सिंह जो है जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसने आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंदी बंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। यानी आते ही वह एक हड़बड़ी में जो है पट्टी घाव की निकाल रहा है। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। यानी चंदा वहीं पर सांस रोककर खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। यानी एक जगह से पट्टी जो है खून से चिपक गई थी। जगपति पूरी तरह कराह उठा। यानी जगपति पूरी तरह से कराह उठा और वह दर्द हो रहा था। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी वह चंदा क्या कर रही थी, एक चिल्ला रही थी, लेकिन वो धोती का जो पल्ला था, थोड़ा सा कपड़ा, वह ऐसे मुंह पर रखकर आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प रह गया। यानी जगपति एक बार मछली सा तड़प गया क्योंकि दर्द हो रहा था। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई की। उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। यानी बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई। वह जगपति ने कराहने की आवाज़ निकाली तभी जो है चंदा के आँख का आंसू जो है जगपति के नहीं, बच्चन सिंह के हाथ पर उंगलियों पर गिर पड़ा। ये ये भी कथन पूछा हुआ है परीक्षा में। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ कथन है। आहो, कराहो, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था। यानी वही रोज का काम था, जो फोड़ आते पके आम सा वह दबा देता था, उसको कुछ ये नहीं होता था। खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूक फूक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। यानी जैसे ही वह चंदा की आँख का आंसू उसकी उंगली पर गिरा, जगपति तड़प रहा है, तो वह कुछ एक वह उसमें कुछ इंसानियत जग गई और थोड़ी धीरे धीरे से पट्टी खोलने लगा था। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, च रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। यानी वो चंदा की तरफ देखकर क्या बोलता है, तुम ऐसे करोगी तो जो रोगी है, बीमार व्यक्ति है, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराह की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। यानी यह जो है वह निकृष्टता से, यानी वह जो है निकृष्टता से मिली थी एक रास्ता, और वह कहता है कि कर्तव्य निष्ठता से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। यानी जब तक वह पट्टी बदलता रहा, पट्टी निकालता रहा, तब तक दो आंखों की करुणा उसे घेरते रही। मतलब क्या है, चंदा जो है उसको देखती रही। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन उंगलियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा। यानी जैसे वो हाथ धो रहा है, वह कलाई को देखता रहा है, किसकी, चंदा को, जो अपनी खुशी उसे मांग रही थी। यानी मानो वो उंगलियां जो है अपनी खुशी उसको मांग रही है। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा। यानी दवाखाने की तरफ जा रहा है तो हाथ के इशारा किया और बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। यानी क्या कहता है कि जो जांग का घाव है वह तो 10 दिन में भर जाएगा, लेकिन जो कूले का घाव है वह दिन लगेगा, मतलब समय लगेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दों को चंगा कर दे। ये भी पूछा हुआ है। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दों को चंगा कर दे, ये बच्चन सिंह का कथन है।
पर हमारे अस्पताल में नहीं आती फिर भी। यानी कहता है कि दवाई ऐसी है कि मुर्दे को भी चंगा कर दे, यानी मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ऐसी दवाइयों में पावर है, लेकिन हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी का मतलब क्या है? फिर भी मैं लाऊंगा, ऐसा वो कहता है। फिर भी का मतलब होता है कि फिर भी मैं लाऊंगा, लेके आऊंगा। तो किसी दूसरे अस्पताल में नहीं आ सकती वो दवाइयाँ, चंदा ने पूछा। यानी दवाई, चंदा पूछती कि किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती क्या वह दवाई? आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उसमें। यानी वह क्या कहता है चंदा को, तो वो दवाई तो आ सकती है, लेकिन मरीज को उसका अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। बच्चन सिंह ने कहा, किससे? चंदा को। चंदा चुप रह गई, यानी चंदा ये इतना कहकर चुप हो गई। बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। यानी बच्चन सिंह की मुंह से निकल गया कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना। दवाइयाँ सो कहीं न कहीं से इंतज़ाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे, यानी महकमे से मंगाएंगे तो आते आवाते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है इन्हें, यानी ताकत की दवाइयों की, एनर्जी की दवाइयों की ज़रूरत है इन्हें। अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया, यानी ऐसे कहते कहते वह बच्चन सिंह जो है रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया। यानी जैसे कोई आंधी में हवा से कोई पत्ता उड़ रहा है और कोई अटकाव मिल जाता है तो पत्ता थोड़ा वह ये होता है, उसी प्रकार चंदा को भी वह अटकाव मिल गया। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई, यानी आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, यानी जगपति के खाट पर बैठ गई वहाँ पर लगकर, और हथेली हाथ में लेकर जगपति की सहलाने लगी। नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला, यानी धीरे धीरे बाहर जो है अंधेरा पड़ रहा था। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया, यानी बच्चन सिंह एक तेल की जो लालटेन थी वह लाकर मरीजों के कमरे में रख दिया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। यानी वह उंगली दबाते दबाते, कलाई दबाते दबाते कहने लगी, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। इतना कहकर उसे लगा कि जगपति का ध्यान वह अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इतना कहा कि कंपाउंडर साहब कह रहे थे। कहकर वह चुप हो गई, शांत हो गई। क्या कह रहे थे? यानी जगपति पूछता है, क्या कह रहे थे कंपाउंडर साहब? जगपति ने अनमने स्वर में कहा, क्या बोल रहे थे कंपाउंडर साहब? कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यानी चंदा कहती है कि कंपाउंडर साहब ने कहा कि कुछ ताकत की दवाई, एनर्जी की दवाई जो है तुम्हारे लिए ज़रूरी है। जगपति कहता है कि मैं जानता हूँ, पर, यानी जगपति कहता है कि मैं जानता हूँ, पर का मतलब, पर पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लाएंगे हम, ऐसा जगपति का कहना है। पर का मतलब, देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। यानी वो क्या कहता है, देखो चंदा, अपनी पत्नी को कहता है, देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जाते हैं, यानी जितना चादर है उतना ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है, यानी हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम दवाई खरीद सकें। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसों की, तुम तो, यानी औकात जो है आदमी की देखी जाती है, पैसों की तुम तो देखा जाएगा। यानी चंदा क्या कहती है कि देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। यानी वो क्या कहती है चंदा की, कंपाउंडर साहब जो इंतज़ाम कर देंगे उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए इनमें। यानी वो क्या कहता है कि 1 के 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन उधार खाते से या किसी से उधार लेकर मेरा इलाज नहीं होगा। तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। यानी वह बच्चन से, जगपति अपनी पत्नी से क्या कहता है कि तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। कोढ़ का रोग क्या है? जैसे ये ऊपर का चमड़ा चला जाता है और नीचे एक सफ़ेद सा लगता है और वो फैलते जाता है, उसी प्रकार
एक बार आदमी कर्ज लेता है तो उसमें वह धंसता ही जाता है, वह बढ़ता ही जाता है। तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, यानी एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर उलटा, यानी इतना कहा और अपने बात का टेक रखने के लिए वो दूसरी तरफ देख रहा है। और तीसरे रोज जगपति के सिराह ने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी, यानी तीसरे रोज क्या हुआ कि जगपति के सिराह ने मतलब सिर की तरफ ताकत की दवाइयाँ रखी थी। और चंदा की ठहरने की वाली कोठरी में उसने लेटने के लिए एक खाट भी पहुंचा दी थी, यानी चंदा जो जिस कोठरी में रहती थी वहाँ पर एक खाट भी रखी थी। चंदा चंदा आप जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं थी, यानी जब वह चंदा आई तो एक मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं जगपति के इस पर थी, यानी क्यों थी? क्योंकि जगपति को लग रहा था कि इसने सूद यानी चंदा ने उधार लेकर या पैसे किसी से लेकर मेरे इलाज के लिए जो ताकत की दवाई है वह लाई है। जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से सूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई, यानी चंदा ने जब देखा तो ये सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? यानी वो कहती है कि उसकी पीड़ा देखी, और चंदा कहने वाली थी जगपति को, क्या तुमने आज तक किसी से उधार पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था। यानी तुमने लिए थे लेकिन मेरे सामने स्वीकार करना नहीं पड़ा था, इसलिए लेते लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठ पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा है। ये लेखक का कथन है, याद रखना। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा ने मन में चोर की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, यह दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मेरे हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। यानी चंदा क्या कहती है जगपति के सिर पर हाथ फेरते हुए कि यह दवाई किसी के मेहरबानी से नहीं आई है, मैंने मेरे हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। यानी जगपति कहता है कि तुमने मुझसे पूछा तक नहीं कड़ा दिया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया की ओर ली जाती। यानी जगपति क्या कहता है कि कड़ा बेचने से अच्छा था कि जगपति की दया स्वीकार की जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में पड़ी बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे जाता है। कौन? वह बच्चन सिंह। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, यानी चंदा अंधेरा हुआ और चंदा जो है सोने के लिए जा रही थी, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतज़ाम भी कर दिया। यानी ये कहते कहते बात दबा गई, यानी बात बता नहीं पाई कि उसके रुकने के लिए एक खाट का इंतज़ाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधे कोठरी में गई, यानी कमरे से निकली तो सीधे कोठरी में गई, और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई। यानी हाथ का कड़ा लेकर वह दवाखाने की तरफ गई बच्चन सिंह की तरह, जहाँ बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैम्प की पीली रोशनी में लेटा था। यानी वह कड़ा दिया नहीं था पहले, लेकिन वो देने के लिए गई थी। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, यानी उसका व्यवहार उसको लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। यानी वह चंदा क्या कहती है कि पति के लिए जेवर की या गहनों की क्या कीमत है पति के लिए, तो वह देने के लिए गई। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। यानी दिन में भी गई थी तो उसको अनुमान था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे है। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, यानी कमरे में अंधेरा था, क्योंकि लैम्प की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। यानी केवल एक वर्तुलाकार प्रकाश ही लैम्प का पड़ रहा था।
बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया, यानी बच्चन ने देखा और बच्चन सिंह ने पहचान लिया कि यह चंदा है। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, यानी चंदा ने भीतर तो कदम रख दिया लेकिन वह सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में, ये भी कथन जो है पूछा हुआ है, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे दस्ती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा एकांत घुटन पाप, यानी उस कुएं में क्या है, उस कुएं में गई हो और नीचे पाताल है और वो धसती जा रही है और घुटन और पाप महसूस कर रही है। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो, यानी वहां से चंदा जो है वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति पा ली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवाब को दबाते हुए वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया। चंदा, वह आवाज़ इतनी बे आवाज़ थी, अनेक आवाज़ दी उसने। चंदा, यह आवाज़ इतनी बे आवाज़ थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। यानी एक आवाज़ धीरे से चंदा ऐसा कहा और एक वो निरर्थक होने के बावजूद भी बहुत कुछ सार्थक थी और उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गए, यानी चंदा रुक गई और बच्चन सिंह भी उसके साथ नज़दीक जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था, यानी सामने का जो घना पेड़ था वो स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने व्रत में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भपक भपक कर रुक गया और मरीजों के कमरे में एक करहा की आवाज़ दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। यानी वह एक जो दवाखाना था, मरीज का कमरा था, वहाँ से भी एक आवाज़ आई और वो कहीं दूर जाकर मैदान में डूब गई। यानी वो फपक फपक की आवाज़ किसकी, वो लैंप की। कंद चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी। यानी वो क्या कहती कि ये चंदा, ये कड़ा जो है मैं तुम्हें देने आई थी। तो बच्चन सिंह क्या कहता है कि तो वापस क्यों जा रही हो, कड़ा तो दिया नहीं है। चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया। यानी चंदा जो है चुप हो गई और चुप होकर रुककर अपने हाथ का सोने का कड़ा निकाल कर धीरे से बच्चन सिंह की ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। यानी देने का साहस नहीं था लेकिन देना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि अपने पति से कहा है उसने कि मैंने कड़ा बेचने को दिया है। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी, यानी एक और पूरा देखा पूरे शरीर को और उसके सिर पर आंखें जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, यानी वो धीरे से बोला कि लाओ क्या कड़ा। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, यानी चंदा ने उसके हाथ में कड़ा दिया और कड़ा हाथ में लेकर वह बच्चन सिंह बोला कि सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी, यानी सुनो बोला बच्चन सिंह ने और चंदा ने एक वह प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उसमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। यानी वह बच्चन सिंह ने उसको कहा सुनो और वह एकटक देखती रही चंदा, और उसने में हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हाथ की कलाई में वह कड़ा पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठे की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर, यानी चंदा जो है चुपचाप दवा अपनी रुकने की कोठे की ओर चल दी और बच्चन सिंह जो है अपनी दवाखाने की ओर चल दिए। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भपका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से कट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। यानी वह दोनों दोनों तरफ गए थे। बच्चन सिंह दवाखाने की ओर गया था, चंदा जो है अपनी कोठरी की ओर आई थी
और पेड़ अंधेरा कालिक कालिक मतलब जो काला अंधेरा घना हो गया था। इतने में जो लैंप जो था दवा खाने का, वो लैंप भी तेल ख़त्म होने के बाद तो उसकी लो जो उसकी बाती जो है कट गई थी, और ऊपर से धुआं जो है वह विलीन हो गया था। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगणित भाव आ जा रहे थे। यानी जैसे ही सुबह वह चंदा जगपति के बिस्तर के पास गई, बिस्तर ठीक करने लगी और वह बहुत उदास थी, ऐसा जगपति को लगा। और उसके मुख पर कुछ अनगिनत से भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरहिता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक, यानी कोई पाप किया है और उस पाप करने के बाद पश्चाताप जैसी धूमिल, यानी कोई पाप करने के बाद पश्चाताप कर रही है, ऐसी धूमिल सी चमक उसके चेहरे पर थी। अभी यहाँ पर यह पौराणिक कहानी आती है। रानी मंत्री के साथ, यानी राजा जो है 7वें दिन वापस नहीं आए। फिर रानी ने राह देखी और राह देखने के बाद इंतज़ार किया, और 8वें दिन जो है मंत्री के साथ साथ रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर, यानी रानी ढूंढने गई थी और फिर वह मंत्री के साथ निराश होकर लौटी, तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। यानी रानी जो है राजा को ढूंढने गई थी और वो न मिला और निराश होकर महल की ओर लौट रही थी मंत्री के साथ। और तो तब राजा पहले से महल में उपस्थित था, तो वो देख रहा था राजा। उसकी खुशी का ठिकाना न रह गया, यानी रानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। यानी राजा को रानी जो है अपने मंत्री के साथ मुझे ढूंढने के लिए गई है, यह अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक न सकी। यानी रानी राजा को समझा रही है, मैं आपके प्रति, यानी राजा के प्रति जो अटूट जो प्रेम था, स्नेह था, उसके कारण मैं खुद को रोक न सकी और मैं आपको ढूंढने के लिए गई। यह रानी जो है राजा को समझा रही है। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शुल सी गढ़ती रहती कि उसको कोई संतान नहीं थी। यानी एक दूसरे को राजा रानी बहुत चाहते थे, लेकिन दोनों में एक बात खटकती थी कि कोई संतान नहीं थी, कोई वंश नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। यानी हमें कोई संतान नहीं है, यदि निर्संतान ही हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा राजकाज कौन संभालेगा। हम जो है निर्वंश जो है उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे। ऐसा वह कुल की जो मर्यादा थी, वह मर्यादा नष्ट होती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह, यानी दूसरे दिन वह फिर से वर्तमान कहानी आती है, आधुनिक कहानी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उनका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। यानी दूसरे दिन जब वो मरीजों की मलहम पट्टी कर रहा था, मरहम पट्टी कर रहा था, तब बताया बच्चन सिंह ने कि उसका तबादला कहाँ हुआ है। तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में, मैनपुरी के सदर अस्पताल में उसका तबादला हुआ है, बदली हुई है, ट्रांसफ़र हुआ है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा, यानी परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोगी घेर रहते थे, यानी उसको जब सुना तो अच्छा ही लगा। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। यानी बच्चन सिंह शहर के अस्पताल में जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, ऐसा वो कह रहा है। आखिर वहाँ ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अथक भारीपन से भर गया। यानी वह मैनपुरी से कुछ मदद तो करेगा ही, लेकिन उतना विचार आते ही मन में एक कौंध सा गया, मन में एक टीस सी पहुंची, भयभीत भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे। यानी इतने में जैसे ही चंदा का ख्याल मन में आया, चंदा उसकी पत्नी का मन में ख्याल आया तो एक कांटे से दिखाई देने लगे उसको। तो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, ज़रा सा बेखबर होने पर बिंद सकते थे। यानी थोड़ा सा ध्यान भटक दिया या हटा दिया तो वह चूप सकते थे ऐसे काटे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना।
तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं, यानी आदमी का जो अधिकार होता है उस अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं लकीर की तरह काँप कर उठने लगी, यानी इंसान की मर्यादा। और मन में छुपे संदेह, यानी मन में एक संदेह छुपा था, वह संदेह छुपा राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगा, वह संशय संदेह। और 15-20 रोज बाद जगपति हालत सुधर गई, यानी 15-20 दिन हो गए और 15-20 दिनों के बाद जगपति की हालत जो है सुधर गई। तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई, यानी चंदा जो है उसको लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला, यानी जगपति चलने फिरने लायक हो गया, जब घर आए घर का ताला खोल गया, तब रात झुक गई थी, यानी तब रात जो है हो गई थी, झुक आई थी मतलब रात हो गई थी। और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट कर राजधानी लौटे हो, यानी गली में आते ही उसको क्या लगा, जैसे वनवास काट कर हम फिर से राजधानी लौट आए हो। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फीकी पड़ रही थी, यानी नुक्कड़ पर किसकी दुकान है, जमुना सुनार की कोठरी, यानी जमुना सुनार की कोठरी फीक रही थी, जिसके दराजदार दरवाज़ों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। यानी कच्ची तंबाकू का धुआं कहाँ से आ रहा था, तो जमुना सुनार की कोठरी से आ रहा था, याद रखना। सामने ही मुंशी जी की अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कूपी के मंधिम प्रकाश में खसरा खसरा खतौनी बिछाए मिजाज लगाने में मशगूल थे। यानी ये क्रम पूछा जाए, सबसे प्रथम क्या है, जमुना सुनार की कोठरी, उसके बाद क्या है, जिंगला खटिया के खट्टे, किसका है यह, कहाँ गए रे, सामने ही मुंशी जी, यानी सबसे प्रथम जमुना सुनार की कोठरी, फिर मुंशी जी और उसके बाद बिछाए मिजाज लगने मशगूल थे। जब जगपति के का घर का दरवाज़ा खटका तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा, यानी याद रखना ये जब जगपति अस्पताल से घर आता है तो ये क्रम पूछा जाता है, तो याद रखना सबसे प्रथम जमुना सुनार की कोठरी, उसके बाद मुंशी जी और उसके बाद फिर चाची और फिर खुद का घर, ये क्रम पूछा जाएगा परीक्षा में, याद रखना। तो यहाँ पर जैसे दरवाज़ा खोल रहा था, दरवाज़ा खटका मतलब दरवाजे की आवाज़ आई, तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा, यानी चाची ने अपने जंगले से मतलब आंगन से देखा, वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, यानी वहीं से बैठे बैठे अपने घर में ऐलान कर दिया खुद के, क्या, राजा नीलबंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है, यानी राजा नीलबंसिया अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई है, मतलब राजा नीलबंसिया कौन है यहाँ पर, तो जगपति राजा नीलबंसिया है और कुलमा कौन है, तो चंदा है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोट में घुसते ही जगपति हापक पर बैठ गया, यानी यह सुना और हाप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी, भीतर जाकर लालटेन जला लाओ। यानी वह एक झुंझलाकर बोला अपनी पत्नी चंदा को कि अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी, भीतर जाकर लालटेन जला लाओ। तेल नहीं होगा इस वक्त, ज़रा ऐसे ही काम, यानी वो चंदा क्या कहती कि इस समय में तेल नहीं होगा, ज़रा ऐसे ही काम चला लेंगे, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न, यानी वो कहने लगा गुस्से में कि तुम्हारे यहाँ कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न, यानी कुछ भी कहता है। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गए, यानी तो वे गुस्से में रोष में कहने लगा है कि तुम्हारे यहाँ कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न, यानी इसके बाद भी कुछ कह रहा है, तो वो कहते कहते रुक गया और वह चुप हो रह गया। और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी, यानी उसके मातृत्व पर, यानी वो क्या कहना चाहता है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न बच्चा, ऐसा कहने वाला था, लेकिन वो रुक गया और वह इसके मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी चंदा के कभी कल्पना भी चंदा नहीं कर सकती थी। दोनों खामोश, यानी दोनों खामोश हो गए, पति पत्नी बिना एक बात किए अंदर चले गए, यानी बिना कुछ बोले अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी, यानी रात का बढ़ता सन्नाटा था, उसके सामने दोनों के सामने मतलब जगपति के सामने एक बात थी और
चंदा के सामने एक बात थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, यानी कोई व्यंग से कह रहा था, वही बात घूम रही है। राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, यानी वही बात। राजा निर्बंसिया, निर्बंसिया मतलब निर्वंशी, यानी इसका कोई वंश नहीं है ऐसा। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। यानी चंदा के मन में यही बात चुभ रही थी कि तुम्हारे तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा ने न जाने कब सो गई, यानी ऐसे सोचते सोचते सिसकते सिसकते न जाने वह कब सो गई। पर जगपति की आंखों में नींद न आई, यानी जगपति की आंखों में नींद नहीं आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा, यानी एक वह वैसे ही भयावह जाल फैलने लगा। सोच रहा था और लेटे लेटे उसे लगा उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया है। यानी उसको लगा कि खुद का जो आकार है वह क्षीण होता जा रहा है, ढलता जा रहा है और एक बिंदु सा छोटा सा रह गया है। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे, दिल की धड़कन भी थी, यानी उस बिंदु के हाथ थे, पैर थे, दिल की धड़कन थी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियाँ जिसमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिंह सिंह उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया, यानी फिर जब से जैसे कोई तब्दील हो गया है, पहले से सामान्य हो गया, ऐसा उसको लग रहा था। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, यानी फिर से लग रहा है कि उसको उसका आकार जो है बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त मनुष्य हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े डरावने और भयावह हो गए। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदमी बर्बर, यानी वो राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदमी बर्बर, ऐसे वो ख्यालों में ही है। और बड़ी तेज से सारा कमरा एक बारगी चकरा काट दिया, यानी एक बारगी चक्कर आ गया, ऐसा उसको लग गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा, यानी फिर वह धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी, यानी से उसकी सांसें जो है ठीक हो रही थी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर स्निग्धि बंद जाने के बाद उसकी आवाज़ फूट पड़ी, चंदा, यानी सब स्थिर हो गया, सामान्य हुआ और उसकी आवाज़ निकल पड़ी कि चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी, यानी चंदा की जो सांसें चल रही थी सोने के बाद, वह सरसराहट हल्की सी आवाज़ जो है कमरे में जान डालने लगी थी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पास से सिर टिकाकर बैठ गया, यानी चंदा के कांपते पैर जमीन पर रखे और चंदा के खाट के पास जाकर सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है, यानी उसको लगा कि चंदा की जो सांसें चल रही है वह सांसें अब उसके जीवन का संगीत जो है गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया, यानी उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद सोए चंदा के मुख पर आभा फूट गई। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।